नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक वर्ब के ऊपर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर दोस्तों वर्ब की बात करें तो इससे एग्जाम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आज हम जो बेसिक वर्ब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तभी हम जान पाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में एरर को पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं यह प्री टू मेंस लेवल का होने वाला है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी बुक्स या कोई भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हाल ही में आईबी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, फिर उसके बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों वर्ब जो होता है, जैसा कि हम जानते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, जिससे क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब की बात करें दोस्तों, तो मेन वर्ब हम उसे कहते हैं जिसका V1 V2 V3 फॉर्म बनता है, यानी कि जिसे हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। जैसा दोस्तों होता है ना, कम, केम, कम, फिर उसके बाद होता है गो, वेंट, गॉन होता है। फिर ऐसे हेल्प का बना सकते हैं, फिर अप्लाई का बना सकते हैं। ये सब हमारे मॉडल्स हैं। अगर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में आता है इज आता है, एम आता है, आर आता है, फिर उसके बाद वाज वर आता है, फिर उसके बाद हैज, हैव, हैड आता है, फिर उसके बाद डू, डज, डिड। ये जितने सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अगर मेन वर्ब की बात करें तो इसमें जैसे कि कम हो गया, गो हो गया, हेल्प, अप्लाई, राइट, रीड, थिंक, इंडोर्स, इनेक्ट, कॉन्स्टेंट, ये सब क्या होता है, मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब हम किसे कहते हैं, बेसिकली जिसे हम V1 V2 V3 फॉर्म में बदल सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बात मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स हुआ होता है जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। ये जितने भी सारे शब्द होते हैं ये मॉडल्स में आते हैं। जैसे कि विल हो गया, वुड हो गया, ऑट टू हो गया, मस्ट, नीड, डेयर एंड वुड। ये जितने भी सारे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सब मॉडल्स में आते हैं। अगर दोस्तों हम इस स्लाइड की बात करें तो जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आपको समझना भी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव केस होता है, इसे सब्जेक्टिव भी बोला जाता है। फिर उसके बाद यह ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है इसे। एक क्या होता है, पोजेसिव केस, यानी कि जो पोजेशन दर्शाता है, पोजेशन को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। पोजेसिव केस जो होता है, पोजेशन को जो दर्शाता है, यही एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे दोस्तों होता है ना कि माई, तो माई कार, माई हाउस, आवर विलेज, योर फादर, ऐसे होता है। तो जहाँ पे अधिकार का भाव आए वहाँ पे एडजेक्टिव होता है। जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, फिर उसके बाद देयर, हियर, हिज, ईटीसी, ये सब क्या होता है, पॉजेसिव केस में आते हैं। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव केस। तो चलिए दोस्तों इसे बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आता है आई। अगर आई की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ होता है। वैसे वी का क्या होता है, वी का होता है अस, आवर, आवर सेल्व्स। यू का क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। पॉजिटिव केस क्या होता है, योर होता है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, योर सेल्व्स होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्टिव केस दे का दे होता है। फिर उसके बाद देम होता है, ऑब्जेक्टिव केस दे का पॉजिटिव केस जो होता है यह क्या होता है, देयर होता है। दे का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, देम सेल्व्स होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सी का हर सेल्फ। फिर ही का हिज, हिम सेल्फ होता है। फिर इट का क्या होता है, इट सेल्फ होता है। तो इसे हमें ध्यान रखना है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। अगर दोस्तों वर्ब की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम इन्फिनिटिव को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जीरंड को पढ़ते हैं। अगर दोस्तों इन्फिनिटिव की बात की जाए तो यह क्या होता है, 2 + V1 आता है।
जैसे कि टू कम, टू गो, टू लॉफ, टू थिंक, टू स्टे, टू इनकरेज, टू रजिस्ट, टू प्रिवेंट। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ही होता है कि वर्ब विदाउट टू, जहाँ पे टू न लगा हो। जैसे कि कम हो गया, गो हो गया, सी, लुक, फ्लाई, अप्लाई, फिर उसके बाद ट्राई हो गया, हैपन हो गया, इट, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसके पहले टू नहीं लगा होता वो सारे बेयर इन्फिनिटिव में आते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा जिरंड। जिरंड क्या होता है? या दोस्तों V1 में ING जब लग जाता है तो यह जिरंड का काम करता है। यह हमें ध्यान में रखना है कि जो जिरंड होता है वह सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। अगर सेंटेंस में जिरंड सब्जेक्ट का काम न करके ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव का काम करे तो वह एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। तो जैसे कि लर्न का क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा। फिर एक्सरसाइजिंग हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। यानी कि V1 के बाद ING लग जाए तो जिरंड हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये तो हमारे हो गए बेसिक सारे बात वर्ब्स के ऊपर। फिर उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट। इससे कॉन्सेप्ट क्या क्या बन सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। जैसा कि पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि डू, फिर उसके बाद डिड, डज के साथ हमेशा क्या होता है कि V1 विल बी अप्लाइड। डू, डिड, डज के साथ हमेशा V1 अप्लाइड होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यह सेंटेंस में किस तरह से पूछा जाता है, कैसे इसका सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसा कि हम सेंटेंस को देख रहे हैं कि ही डज नॉट फोकस ऑन इट। तो कैसा है कि एग्जाम में कैसे आता है? जैसे ए पार्ट है ही, फिर उसके बाद बी पार्ट में डज नॉट फोकस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डू, डिड और डज के साथ V1 आता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर फोकस को देखेंगे तो यह क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यह क्या है? इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं दे है, फिर डू नॉट सप्लाइड। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डू के साथ जो होता है V1 यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है? V3 यूज हुआ है, तो इसलिए यह क्या है? गलत है, यानी कि बी में एरर है। अगर कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 3 में देखें तो वी डिड नॉट इनेक्टेड, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमको गलती दिख जा रही है। यहाँ पे इनेक्ट होगा न कि इनेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे डिड आया है और डिड के साथ V1 यूज होता है। अगर फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो सी डिड नॉट रोट एनी आर्टिकल ऑन दिस मैटर। इसमें क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट रोट, यहाँ पे क्या है कि ये गलत है, यानी कि बी में आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है और इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट 2 की बात करें तो कॉन्सेप्ट 2 क्या कहता है कि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हम जानेंगे मॉडल्स क्या होता है। इसके पहले वाली स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं कि कैन का, कुड, मे, माइट, ये सब जितने सारे सब वर्ड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो सी कैन वेंट, यहाँ पे क्या है? वेंट जो है यह V2 यानी कि सेकेंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे ए में एरर है, कैन के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। अगर दूसरे में बात किया जाए तो दे में ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसी में गलती है, तो इसका ए में एरर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व सही होगा। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में हो जाएगा यू कैन अप्लाइड, यू कैन अप्लाइड। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यू कैन अप्लाई फॉर दिस डेजिग्नेशन इन द डिपार्टमेंट। ओके। अगर चौथे की बात करें तो ऑल द स्टूडेंट्स विल टुक पार्ट इन दिस स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल द स्टूडेंट है, विल टुक पार्ट इन दिस स्पोर्ट्स। तो इसमें क्या है कि ये सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है दोस्तों कि केवल इन 4 मॉडल्स के साथ टू का प्रयोग होता है। इन केस ऑफ नॉन टू मॉडल्स, दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू के साथ टू का प्रयोग होता है और बाकी मॉडल्स के साथ टू का प्रयोग नहीं। ऑट टू के साथ
टू का प्रयोग होता है, इन चारों मॉडल्स के साथ क्या होता है कि टू का प्रयोग होता है और बाकी मॉडल्स के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको कैसे आएगा कि दे मे टू लीव दिस जॉब नेक्स्ट मंथ, तो आपको बताना रहेगा कि इसमें से किस पार्ट में एरर है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू के साथ इसके साथ टू आता है, लेकिन मे के साथ टू नहीं आएगा, तो इसलिए ए पार्ट में एरर है, तो ए पार्ट गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, ही कैन टू अप्लाई सम आइडियाज इन दिस बिजनेस, तो दूसरे में क्या हो जाएगा दोस्तों कि कैन के साथ टू नहीं आएगा। तीसरे तो ए गलत हो जाएगा। अगर तीसरे की बात की जाए तो सी विल टू डिपार्ट फॉर राजस्थान टुमारो मॉर्निंग, तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो विल के साथ टू का यूज नहीं होता है। टू का यूज केवल यूज्ड, डेयर, नीड और ऑट के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। अगर क्वेश्चन 4 की बात करें तो ही वुड टू से समथिंग ऑन इट, तो दोस्तों यहाँ पे ही वुड पहला तो सही है, लेकिन दूसरे में क्या है, गलती है, तो बी पार्ट में एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। हमारा 3 तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यह काफ़ी बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इससे सीधा सीधा क्वेश्चन प्री में बनता है, मेंस में बनता है, यानी कि जहाँ इंग्लिश आता है वहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और बनता है। अगर कॉन्सेप्ट 4 की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ टू मॉडल्स, यानी कि जब दो मॉडल्स हों तो दो एक जैसे मॉडल्स का प्रयोग उनके बीच में एंड का प्रयोग करके किया जाता है। दोस्तों हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जहाँ पे अगर दो मॉडल्स आ जाएं तो उनके बीच में एंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि ही शुड मस्ट ऑर्गेनाइज दिस इवेंट इन द लोकेलिटी, तो इसमें आपको बताना है कि एरर है कहाँ पे। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि जहाँ पे दो मॉडल्स आ जाए उसके बीच में एंड का यूज होता है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे दो मॉडल्स आ गया है, शुड एंड मस्ट आ गया है। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे कैन एक्सरसाइज दिस पावर इन दिस पॉलिटिकल इशू, तो दोस्तों यहाँ पे अगर गलती आपसे पूछा जाएगा कि गलत किस पार्ट में है, तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे मे मॉडल्स है, कैन मॉडल्स है, इसके बीच में एंड आएगा, इसके बीच में एंड का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए पार्ट ए में गलती है। तो दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमारा जो आज का लास्ट कंसेप्ट है वो 5वां कंसेप्ट है। दोस्तों हम हर वीडियो में कम से कम 5 कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उस 5 कॉन्सेप्ट पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, और जैसे कि वो अब हमारा चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे प्री प्लस मेंस लेवल का, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन उसी से पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने भी जाते हैं। अगर दोस्तों 5वें कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें कहता है कि यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, यानी कि दोस्तों जहाँ पे हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब आता है वहाँ पे V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे कि दे हैव क्वालिफाई दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें आपको पूछेगा कि एरर क्या है, तो आपको बताना होगा कि जो इसमें एरर है, यहाँ पे देखिए क्वालिफाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वालिफाइड, यानी कि ए पार्ट में एरर है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आता है कि सी हैज़ डू दिस जॉब सेवरल टाइम्स इन दिस ऑफिस, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हैज़ डू क्या है, V1 है, तो V3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DONE हो जाएगा, यहाँ पे डन हो जाएगा, डन दिस जॉब सेवरल टाइम्स इन दिस ऑफिस। अगर एग्जाम्पल 3 की बात करें तो द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर दिस प्लान इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्ट ए में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर है, V1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, डिक्लेयर्ड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 4 की बात करें तो इसमें क्या है कि यू हैव डिलीवर ए लेक्चर इन द प्रेयर असेंबली, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव के साथ हमेशा V3 आता है और ये क्या है, V1 है, यानी कि ए में आपको एरर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सही करना है तो यहाँ पे डिलीवर की जगह डिलीवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो है हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त होता है। हमारा जो इसके आगे का यानी कि नेक्स्ट वीडियो होगा वह कॉन्सेप्ट 5 से होगा, और वो जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और इसके जितने अगर कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो जाता है
उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे कि CHSL आने वाला है, MTS आने वाला है, फिर उसके बाद CGL आने वाला है, तो जहाँ पर भी मैं यानी कि इंग्लिश आता है, यह कॉन्सेप्ट उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।